किताबी कीड़ा में प्रस्तुत है सादत हसन मंटो की कहानी। आज की कहानी है ब्लाउज। मोमिन बहुत बेचैन था। पिछले कुछ दिनों से उसका वजूद कच्चे फोड़े सा बन गया था। काम करते वक्त, बातें करते वक्त, यहाँ तक कि सोचते वक्त भी उसे अजीब किस्म का दर्द महसूस होता था। ऐसा दर्द जिसको वह बयान करना चाहता भी तो न कर सकता। कभी कभी बैठे बैठे वह एकदम चौंक पड़ता। धुंधले धुंधले ख्यालात जो आम हालातों में बे आवाज बुलबुलों की तरह पैदा होकर मिट जाया करते हैं, मोमिन के दिमाग में बड़े शोर के साथ पैदा होते और शोर ही के साथ फटते। उसके दिलो दिमाग के नर्म नाजुक पर्दे हर वक्त जैसे कटीले पैरों वाली चींटियां सी रेंगती रहती। एक अजीब किस्म का खिंचाव उसके अंगों में पैदा हो गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती थी। इसी तकलीफ की शिद्दत जब बढ़ जाती तो उसके जी में आता कि वह अपने आप को एक बड़ी सी ओखली में डाल दे और किसी से कहे, मुझे कूटना शुरू कर दो। बावर्ची खाने में गर्म मसाला कूटते वक्त जब लोहे से लोहा टकराता और धमक से छत में एक गूंज सी दौड़ जाती, तो मोमिन के नंगे पैरों को यह कपकपी बड़ी भली लगती। पैरों से होती हुई यह कपकपी उसकी तनी हुई पिंडलियों और रानों में दौड़ती हुई उसके दिल तक पहुंच जाती, जो तेज हवा में रखे हुए दिए की लौ सा कांपने लगता। मोमिन की उम्र 15 बरस की थी, शायद 16वां भी लगा हो। उसे अपनी उम्र के बारे में सही अंदाजा नहीं था। वह एक सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़का था, जिसका बचपन तेजी से जवानी के मैदान की तरफ भाग रहा था। इस दौड़ ने, जिसमें मोमिन बिल्कुल अनजान था, उसके खून की हर बूंद में सनसनी पैदा कर दी थी। वह उसका मतलब समझने की कोशिश करता पर नाकाम रहता। उसके जिस्म में कई तब्दीलियां पैदा हो रही थी। गर्दन, जो पहले पतली थी, अब मोटी हो गई थी। बाहों के पुट्ठों में ऐंठन सी पैदा हो गई थी। कंठ निकल रहा था। छाती पर मांस की तह मोटी हो गई थी और अब कुछ दिनों से उसकी छातियों में गोलियां सी पड़ गई थी। जगह उभर आई थी, जैसे किसी ने एक एक बंटा अंदर दाखिल कर दिया हो। उन उभारों को हाथ से लगाने पर मोमिन को बहुत दर्द महसूस होता था। कभी कभी काम करने के दौरान अचानक जब उसका हाथ उन गोलियों को छू जाता तो वह तड़प उठता। कमीज के मोटे और खुरदरे कपड़े से भी उसको तकलीफ दे सरसराहट महसूस होती। गुसल खाने में नहाते वक्त या बावर्ची खाने में जब कोई और मौजूद ना हो, मोमिन अपनी कमीज के बटन खोलकर उन गोलियों को गौर से देखता। हाथों से मसलता, दर्द होता, टीसे उठती। सारा जिस्म फलों से लदे हुए दरख्तों की तरह, जिसे जोर से हिला दिया गया हो, कांप कांप जाता। इसके बावजूद वह दर्द पैदा करने वाले इस खेल में मशगूल रहता। कभी कभी ज्यादा दबाने पर वे गोलियां पिचक जाती और उसके मुंह से एक लेसदार लुआब निकल आता। उसको देखकर उसका चेहरा कान की लावों की तरह सुर्ख हो जाता। वह यह समझता कि उससे कोई गुनाह हो गया है। गुनाह और सवाब के बारे में मोमिन की जानकारी बहुत थोड़ी थी। हर वह काम जो एक इंसान दूसरे इंसान के सामने न कर सकता हो, उसके ख्याल के मुताबिक गुनाह था। इसलिए जब शर्म के मारे उसका चेहरा कान की लबों की तरह सुर्ख हो जाता, तो वह झट अपनी कमीज के बटन बंद कर लेता और मन में फैसला करता कि आइंदा ऐसी फजूल हरकत कभी न करेगा। लेकिन इस इरादे के बावजूद दूसरे या तीसरे दिन तन्हाई में और फिर उस खेल में मशगूल हो जाता। मोमिन से सब घर वाले खुश थे। बड़ा मेहनती लड़का था। जब हर काम वक्त पर कर देता था तो किसी को शिकायत का मौका कैसे मिलता। डिप्टी साहब के यहाँ उसे काम करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन इस थोड़े से अरसे में उसने घर के हर आदमी को अपनी मेहनती मिजाज से प्रभावित कर दिया था। 6 रुपये महीने का नौकर हुआ था, पर दूसरे महीने ही उसकी तनख्वाह में 2 रुपये बढ़ा दिए गए थे। वह उस घर में बहुत खुश था, इसलिए कि यहाँ उसकी कद्र की जाती थी। पर अब कुछ दिनों से वह बेकरार था। एक अजीब किस्म की आवारगी उसके दिमाग में पैदा हो गई थी। उसका जी चाहता था कि सारा दिन बेमतलब बाजारों में घूमता फिरे या किसी सुनसान जगह पर लेटा रहे। अब काम में उसका जी न लगता था, लेकिन इस बेदली के होते हुए भी वह अपने काम में कोताही नहीं बरतता था। यही वजह थी कि घर में कोई भी उसकी इस मानसिक उथल पुथल से वाकिफ न था। रजिया थी, सो वह दिन भर बाजा बजाने, नई नई फिल्मी धुनें सीखने और रिसाले पढ़ने में मशगूल रहती थी। उसने कभी मोमिन की निगरानी ही न की थी। शकीला अलबत्ता मोमिन से इधर उधर के काम लेती थी और कभी कभी उसे डांटती भी थी। पर अब कुछ दिनों से वह भी चंद ब्लाउजों के नमूने उतारने में बेतरह मशगूल थी। ये ब्लाउज उसकी एक सहेली के थे, जिसे नई नई काट के कपड़े पहनने का बेहद शौक था। शकीला उससे 8 ब्लाउज मांग कर लाई थी और कागजों पर उसके नमूने उतार रही थी।
इसलिए उसने भी कुछ दिनों से मोमिन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। डिप्टी साहब की बीवी बदमिजाज औरत नहीं थी। घर में दो नौकर थे, यानी मोमिन के अलावा एक बुढ़िया भी थी, जो ज्यादातर बावर्ची खाने का काम करती थी। मोमिन कभी कभी उसका हाथ बटा दिया करता था। डिप्टी साहब की बीवी ने, मुमकिन है, मोमिन की मुस्तैदी में कोई कमी देखी हो, पर उसने मोमिन से इसकी चर्चा नहीं की। और वह इनकलाब जिसमें मोमिन का दिल दिमाग और जिस्म गुजर रहा था, उससे तो डिप्टी साहब की बीवी बिल्कुल अनजान थी। क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए वह मोमिन के जहनी और जिस्मानी बदलावों को नहीं समझ सकती थी। और फिर मोमिन नौकर था। नौकर के बारे में कौन सोचता है? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये तमाम मंजिलें पैदल तय कर जाते हैं और आसपास के आदमियों को खबर तक नहीं होती। मोमिन का भी बिल्कुल यही हाल था। वह कुछ दिनों से अनेक मोड़ मोड़ मुड़ता मुड़ता जिंदगी के ऐसे रास्ते पर आ निकला था जो ज्यादा लंबा तो नहीं था, पर खतरों से भरा था। इस रास्ते पर उसके कदम कभी तेज तेज थे, कभी धीरे धीरे। वह दरअसल जानता नहीं था कि ऐसे रास्तों पर किस तरह चलना चाहिए। उन्हें जल्दी तय कर जाना चाहिए या कुछ वक्त लेकर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर की चीजों का सहारा लेकर तय करना चाहिए। मोमिन के नंगे पांव के नीचे आने वाली जवानी की गोल गोल चिकनी बट्टियां फिसल रही थी। वह अपना तवाजन बनाए नहीं रख पा रहा था, इसलिए बेहद बेचैन था। इसी बेचैनी की वजह से कई बार काम करते करते चौंक कर वह अचानक किसी खूंटी को दोनों हाथों से पकड़ लेता और उसके साथ लटक जाता। फिर उसके मन में इच्छा होती कि टांगों से पकड़कर उसे कोई इतना खींचे कि वह एक महीन महीन तार बन जाए। ये सब बातें उसके दिमाग में किसी ऐसे कोने में पैदा होती थी कि वह ठीक तौर पर उनका मतलब नहीं समझ सकता था। अनजाने तौर पर वह चाहता था कुछ हो। क्या हो? वह कुछ हो। मेज पर करीने से चुनी हुई प्लेटें एकदम उछालना शुरू कर दे। केतली पर रखा हुआ ढकना पानी के एक ही उबाल से ऊपर को उड़ जाए। नल की जस्ती नाली पर वह दबाव डाले कि वह दोहरी हो जाए और उसमें से पानी का एक फव्वारा सा फूट पड़े। उसे एक ऐसी जबरदस्त अंगड़ाई आए कि सारे जोड़ अलग अलग हो जाएं और उसमें एक ढीलापन पैदा हो जाए। कोई ऐसी बात हो जाए जो उसने पहले कभी ना देखी हो। मोमिन बहुत बेचैन था। रजिया नई फिल्मों की धुनें सीखने में मशगूल थी और शकीला कागजों पर ब्लाउज के नमूने उतार रही थी। जब उसने यह काम खत्म कर लिया तो वह नमूना, जो उन सब में अच्छा था, सामने रखकर अपने लिए एक ऊदी साटन का ब्लाउज बनाने लगी। अब रजिया को भी अपना बाजा और फिल्मी गानों की कॉपी छोड़कर उस ओर ध्यान देना पड़ा। शकीला हर काम बड़े ढंग और चाव से करती थी। जब सीने पिरोने बैठती तो उसकी बैठक बड़ी इत्मीनान भरी होती थी। अपनी छोटी बहन रजिया की तरह वह अफरा तफरी पसंद नहीं करती थी। एक एक टाका सोच समझकर बड़े इत्मीनान से लगाती थी, ताकि भूल की गुंजाइश ना रहे। नाप जोख भी उसकी बहुत सही थी, इसलिए कि पहले कागज काट कर फिर कपड़ा काटती थी। यूं वक्त तो ज्यादा खर्च होता था, पर चीज बिल्कुल फिट तैयार होती। शकीला भरे भरे जिस्म की सेहतमंद लड़की थी। हाथ पांव गुदगुदे थे। गोश्त भरी उंगलियों में आखिर में हर जोड़ पर एक एक नन्हा गड्ढा था। जब मशीन चलाती थी तो ये नन्हे नन्हे गड्ढे हाथ की हरकत से कभी गायब हो जाते थे। शकीला मशीन भी बड़ी इत्मीनान से चलाती थी, आहिस्ता आहिस्ता। उसकी दो या तीन उंगलियां बड़ी खूबसूरती के साथ मशीन की हथी घुमाती थी। कलाई में एक हल्का सा जोर पैदा हो जाता था। गर्दन जरा उस तरफ को झुक जाती और बालों की एक लट, जिसे शायद अपने लिए कोई पर्याप्त जगह न मिलती थी, नीचे फिसल आती थी। शकीला अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उसे हटाने या जमाने की कोशिश ही नहीं करती थी। जब शकीला ऊदी साटन सामने फैलाकर अपनी नाप का ब्लाउज काटने लगी तो उसे टेप की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसका अपना टेप घिस घिसाकर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। लोहे का गज मौजूद था, पर उससे कमर और छाती की नाप कैसे ली जा सकती थी? उसके अपने कई ब्लाउज मौजूद थे, लेकिन अब चूंकि पहले से कुछ मोटी हो गई थी, इसलिए सारी नाप दोबारा लेना चाहती थी। कमीज उतारकर उसने मोमिन को आवाज दी। जब वह आया तो उसने कहा, जाओ मोमिन, दौड़कर 6 नंबर के फ्लैट से कपड़े का गज ले आओ। कहना शकीला बीवी मांगती है। मोमिन की निगाहें शकीला की सफेद बनियान के साथ टकराई। वह कई बार शकीला बीबी को ऐसी बनियानों में देख चुका था, लेकिन आज उसे एक अजीब किस्म की झिझक महसूस हुई। उसने अपनी निगाहों का रुख ही दूसरी तरफ फेर लिया और घबराहट में कहा, कैसा गज बीबी जी? शकीला ने जवाब दिया, कपड़े का गज। एक गज तो यह तुम्हारे सामने पड़ा है, यह लोहे का है। एक दूसरा गज भी होता है कपड़े का। जाओ, 6 नंबर में जाओ
और दौड़कर उनसे वह गज ले आओ, कहना शकीला बीवी मांगती है। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमिन फौरन ही कपड़े का गज लेकर आ गया। शकीला ने यह गज उसके हाथ से ले लिया और कहा, यहीं ठहर जाओ, इसे अभी वापस ले जाना। फिर उसने अपनी बहन रजिया से कहा, इन लोगों को कोई चीज अपने पास रख ली जाए तो वह बुढ़िया तगादे कर करके परेशान कर देती है। इधर आओ, यह गज लो और यहाँ से मेरी माप लो। रजिया ने शकीला की कमर और सीने की माप लेनी शुरू की। तो उनके बीच कई बातें हुई। मोमिन दरवाजे की दहलीज पर खड़ा तकलीफ देह खामोशी से ये बातें सुनता रहा। रजिया, तुम खींच कर माप क्यों नहीं लेती? पिछली दफा भी यही तो हुआ। तुमने माप लिया और मेरे ब्लाउज का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्से पर अगर कपड़ा फिट ना आए तो इधर उधर बगलों में झोल पड़ जाते हैं। कहाँ का लूं कहाँ का ना लूं, तुम तो अजीब मुसीबत में डाल देती हो। यहाँ की माप लेनी शुरू की थी तो तुमने कहा जरा और नीचे से लो। जरा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी? भाई वाह, चीज के फिट होने में ही तो सारी खूबसूरती है। सुरैया को देखो कैसे फिट कपड़े पहनती है, मजाल है जो कहीं सिकन पड़े। कितने खूबसूरत मालूम होते हैं ऐसे कपड़े। अब तुम माप लो। यह कहकर शकीला ने सांस के जरिए अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह फूल गया तो सांस रोक कर उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लो अब जल्दी करो। जब शकीला ने सीने की हवा निकाली तो मोमिन को ऐसा लगा कि उसके अंदर रबड़ के गुब्बारे फट गए। उसने घबरा कर कहा, गज लाइए बीबी जी, दे आऊं। शकीला ने उसे झिड़क दिया, जरा ठहर जाओ। यह कहते समय कपड़े का गज उसके तंग बाजू से लिपट गया। जब शकीला ने उतारने की कोशिश की तो मोमिन को उसकी सफेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नजर आया। मोमिन की अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, पर यह गुच्छा उसे बहुत भला मालूम हुआ। एक सनसनी सी उसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीब सी इच्छा उसके मन में पैदा हुई कि ये काले काले बाल उसकी मूछें बन जाएं। बचपन में वह भुट्टो के काले और सुनहरे बाल निकालकर अपनी मूछें बनाया करता था। उनको अपने ऊपरी होठों पर जमाते समय जो सरसराहट उसे महसूस होती, उसी तरह की सरसराहट इस इच्छा ने उसके ऊपरी होठों और नाक में पैदा कर दी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया था और बगल छिप गई थी, पर मोमिन अब भी काले काले बालों का वह गुच्छा देख रहा था। उसके तसव्वुर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और उसके काले बाल बगल से झांकते रहे। थोड़ी देर बाद शकीला ने मोमिन को गज दे दिया और कहा, जाओ वापस दे आओ, कहना बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मोमिन गज वापस देकर बाहर सहन में बैठ गया। उसके दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले ख्याल पैदा हो रहे थे। देर तक वह उनका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने अचानक अपना छोटा सा ट्रंक खोला, जिसमें ईद के लिए नए कपड़े बनवा कर रखे थे। जब ट्रंक का ढकना खुला और नए लट्ठे की बू उसकी नाक तक पहुंची तो उसके मन में ख्वाहिश हुई कि नहा धोकर नए कपड़े पहनकर वह सीधा शकीला के पास जाए और उसे सलाम करे। उसके लट्ठे की सलवार किसी तरह फड़फड़ करेगी और उसकी रोमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने उसका फुदना आ गया। और फुदना फौरन ही उन काले बालों के गुच्छों में बदल गया जो उसने शकीला के बगल में देखा था। उसने कपड़ों के नीचे से अपनी नई रूमी टोपी निकाली और उसके नर्म और लचकीले फुदने पर हाथ फेरना शुरू किया। उसके नर्म और लचीले फुदने पर उसने हाथ फेरना शुरू किया ही था कि अंदर से शकीला बीवी की आवाज आई। मोमिन मोमिन ने टोपी ट्रंक में रखी, ढक्कन बंद किया और अंदर चला गया, जहां शकीला नमूने के मुताबिक ऊदी साटन के कई टुकड़े काट चुकी थी। उन चमकीले और फिसल फिसल जाने वाले टुकड़ों में एक जगह रखकर वो मोमिन से बोली, मैं तुम्हें इतनी आवाजें दी, सो गए थे क्या? मोमिन की जवान लड़खड़ाने लगी। नहीं नहीं बीवी जी, तो क्या कर रहे थे? कुछ कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर कर रहे होगे, शकीला सवाल किए जा रही थी, पर उसका ध्यान असल में ब्लाउज की ओर था जिसे अब उसे कच्चा करना था। मोमिन ने खिसियानी हंसी के साथ जवाब दिया, ट्रंक खोलकर अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिलाकर हंस पड़ी। रजिया ने भी उसका साथ दिया। शकीला को हंसते देख मोमिन को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और इस सुकून ने उसके मन में यह ख्वाहिश पैदा कर दी कि वह कोई ऐसी बेवकूफाना हरकत करे जिससे शकीला बीबी को और हंसने का मौका मिले। इसलिए लड़कियों की तरह झेप कर और लहजे में शर्माहट पैदा करके उसने कहा, बड़ी बीबी जी से पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लाऊंगा। शकीला ने हंसते हुए पूछा, क्या करोगे उस रुमाल का? मोमिन ने झेप कर जवाब दिया, गले में बांध लूंगा बीबी जी, बड़ा अच्छा लगेगा। यह सुनकर शकीला और रजिया दोनों देर तक हंसती रही। गले में बांधोगे तो याद रखना उसी से फांसी दे दूंगी। यह कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और रजिया से कहा,
कमबख्त ने मुझे काम ही भुला दिया। रजिया, मैंने इसे क्यों बुलाया था? रजिया जवाब न देकर उस नई फिल्मी धुन को गुनगुनाने लगी जिसे वह 2 दिन से सीख रही थी। इस बीच शकीला को खुद ही याद आ गया कि उसने मोमिन को क्यों बुलाया था। देखो मोमिन, मैं तुम्हें यह बनियान उतार कर देती हूँ। दवाइयों की दुकान के पास जो एक नई दुकान खुली है ना, वहीं, जहाँ उस दिन तुम मेरे साथ गए थे, वहां जाओ और पूछ कर आओ कि ऐसी 6 बनियानों का वह क्या लेगा। कहना, हम पूछ हम पूरी 6 लेंगे, इसलिए कुछ रियायत जरूर करें। समझ लिया ना? मोमिन ने जवाब दिया, जी हाँ। अब तुम परे हट जाओ। मोमिन बाहर निकलकर दरवाजे की ओट में हो गया। कुछ लम्हों के बाद बनियान उसके पैरों के पास आ गिरी और अंदर से शकीला की आवाज आई, कहना, हम इसी किस्म की, इसी डिजाइन की, बिल्कुल यही चीज लेंगे, फर्क नहीं होना चाहिए। मोमिन ने बहुत अच्छा कहकर बनियान उठा ली, जो पसीने के कारण कुछ गीली हो रही थी, जैसे उसे किसी ने भाप पर रखकर फौरन हटा लिया हो। बदन की बू भी उसमें बसी हुई थी, मीठी मीठी गर्मी थी। ये सारी चीजें उसको बड़ी भली लगी। उस बनियान को, जो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम थी, वह अपने हाथों से मसलता बाहर चला गया। जब भाव ताव पूछकर बाजार से लौटा, तो शकीला उस सूदी साटन के ब्लाउज की सिलाई शुरू कर चुकी थी, जो मोमिन की रूमी टोपी के फुदने से कहीं ज्यादा चमकीला और लचकदार था। यह ब्लाउज शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि ईद अब बिल्कुल करीब आ गई थी। मोमिन को एक दिन में कई बार बुलाया गया, धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूट गई तो नई सुई लाने के लिए। शाम को करीब, जब शकीला ने बाकी काम दूसरों दिन पर उठा दिया, तो धागे के टुकड़े और ऊदी साटन की बेकार कतरने उठाने के लिए भी उसे बुलाया गया। मोमिन ने अच्छी तरह जगह की सफाई कर दी, बाकी सब चीजें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर साटन की चमकीली कतर ने अपनी जेब में रख ली, बिल्कुल बेमतलब, क्योंकि उसे मालूम न था कि वह उनका क्या करेगा। दूसरे दिन उसने जेब से कतरनें निकाली और अकेले में बैठकर उनके धागे अलग अलग करने लगा। देर तक वह इस खेल में लगा रहा, यहाँ तक कि धागों के छोटे बड़े टुकड़ों का एक गुच्छा सा बन गया। उसके उसको हाथों में लेकर वह दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन उसकी कल्पना में शकीला की वही बगल थी, जिसमें वह काले काले बालों का एक छोटा सा गुच्छा था। उस दिन भी उसने शकीला ने कई बार बुलाया। ऊदी साटन के ब्लाउज की हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रही। पहले जब उसे कच्चा किया गया था, तो उस पर सफेद धागे के बड़े बड़े टाके जगह जगह फैले हुए थे। फिर उस पर इस्त्री की गई, जिससे वो उसकी सारी सलवटें दूर हो गई और चमक भी दूनी हो गई। इसके बाद कच्ची हालत में ही शकीला ने उसे पहना, रजिया को दिखाया। दूसरे कमरे में श्रृंगार मेज के पास जाकर आईने में खुद को ही हर पहलू से निहारा। जब पूरी तरह से इत्मीनान हो गया, तो उसे उतारा। जहां जहां तंग या खुला था, वहां निशान बनाए, उसकी सारी खामियां दूर की। एक बार फिर पहन कर देखा। जब बिल्कुल फिट हो गई, तो पक्की सिलाई शुरू की। इधर साटन का यह ब्लाउज सिया जा रहा था, उधर मोमिन के दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल के टांके उधेड़ उधेड़ बुन रहे थे। जब उसे कमरे में बुलाया जाता और उसकी निगाहें चमकीली साटन के ब्लाउज पर पड़ती, तो उसका जी चाहता कि वो हाथ से छूकर देखे। सिर्फ छूकर ही नहीं, बल्कि उसे के मुलायम रोएदार सतह पर दूर तक हाथ फेरता रहे, अपने खुरदरे हाथ। उसने उस साटन के टुकड़े से उसकी कोमलता का अंदाजा कर लिया। धागे जो उसने उन टुकड़ों से निकाले थे, और भी ज्यादा मुलायम हो गए थे। जब उसने उनका गुच्छा बनाया, तो दबाते वक्त उसे लगा कि उनमें रबड़ की सी लचक भी है। वह जब भी अंदर ब्लाउज को देखता, उसका ख्याल फौरन उन बालों की तरफ दौड़ जाता, जो उसने शकीला के बगल में देखे थे, काले काले बाल। मोमिन सोचता था, क्या वे भी इसी साटन की तरह मुलायम होंगे? आखिरकार ब्लाउज तैयार हो गया। मोमिन कमरे के फर्श पर गीला कपड़ा फेर रहा था। शकीला अंदर आई, कमीज उतारकर उसने पलंग पर रखी। उसके नीचे उसी किस्म की सफेद बनियान थी, जिसका नमूना लेकर मोमिन भाव पूछने गया था। उसके ऊपर शकीला ने अपने हाथ का सिला हुआ ब्लाउज पहना, सामने के हुक लगाए और आईने के सामने खड़ी हो गई। मोमिन ने फर्श साफ करते करते आईने की तरफ देखा। ब्लाउज में अब जान सी पड़ गई थी। एक दो जगह पर वह इतना चमकता था कि मालूम होता था साटन रंग सफेद हो गया है। शकीला के पीठ मोमिन की तरफ थी, जिस पर रीढ़ की हड्डी की लंबी झिर्री ब्लाउज ब्लाउज फिट होने के कारण अपनी पूरी गहराई के साथ नुमाया थी। मोमिन से रहा ना गया, इसलिए उसने कहा, बीबी जी, आपने दर्जियों को भी मात दिया है। शकीला अपनी तारीफ तारीफ सुनकर खुश हुई, पर वह रजिया की राय जानने के लिए बेचैन थी, इसलिए वह सिर्फ अच्छा है ना कहकर बाहर दौड़ गई। मोमिन आईने की तरफ देखता रहा, जिसमें ब्लाउज का काला और चमकीला अक्स देर तक मौजूद रहा।
रात को जब वह फिर उस कमरे में सुराही रखने के लिए आया, तो उसने खूंटी पर लकड़ी के हैंगर में उस ब्लाउज को देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। चुनाचे आगे बढ़कर उसने पहले ध्यान से देखा, फिर डरते-डरते उस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए उसे यूं लगा कि कोई उसके जिस्म के मुलायम रोएं पर हौले-हौले, बिल्कुल हवाई लम्ज की तरह हाथ फेर रहा है। रात को जब वो सोया, तो उसने कई ऊटपटांग सपने देखे। डिप्टी साहब ने उसे पत्थर के कोयले का एक बड़ा सा ढेर कूटने को कहा। जब उसने एक कोयला उठाया और उस पर हथौड़े की चोट लगाई, तो वह नर्म नर्म बालों का एक गुच्छा सा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे, जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ने लगे। बहुत ऊपर जाकर ये फटने लगे। फिर आंधी आ गई और मोमिन की रोमी टोपी का फुदना कहीं गायब हो गया। वह फुदने की तलाश में निकला। देखी और अनदेखी जगहों पर घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी कहीं से आनी शुरू हुई। फिर न जाने क्या हुआ, एक काली साटन के ब्लाउज पर उसका हाथ पड़ा। कुछ देर वह किसी धड़कती हुई चीज पर अपना हाथ फेरता रहा, फिर एकाएक हड़बड़ाकर उठ बैठा। थोड़ी देर तक वह कुछ समझ न सका कि क्या हो गया। इसके बाद उसे डर, हैरानी और एक अनोखी टीस का एहसास हुआ। उसकी हालत उस वक्त अजीबोगरीब थी। पहले उसे एक तकलीफ-देह गर्मी सी महसूस हुई। फिर कुछ लम्हों के बाद एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म पर रेंगने लगी। यह थी सादत हसन मंटो की कहानी ब्लाउज।